I'm Amit Varidikilor and welcome to the 32nd lecture of the Indian Polity series. लक्ष्मीकांत को 100 लेक्चर्स या 100 घंटे में करने की हमारी कोशिश में हम 32वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, जहां पे आज हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि यूनियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो बहुत क्लियरली जानते हैं कि अब हम पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्ट 5 अलग अलग चैप्टर में बटा हुआ है, जिसमें पहले कहते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर फर्दर 5 टॉपिक है: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हम इसमें से ये चारों के चारों कर चुके हैं जो उस समय के लिए रेलिवेंट थे। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ा चैप्टर था पार्लियामेंट, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1। एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट अलग अलग चैप्टर में डिवाइड होता है, एंड देन द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल आर्टिकल्स एंड द आर्टिकल्स इज डिवाइडेड इनटू द प्रोविजंस एंड द क्लॉजेस। पार्लियामेंट भी हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि लेक्चर नंबर 26 से लेके लेक्चर नंबर 31 तक हुआ था। अब हमारा उद्देश्य है पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3 के अंदर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 123, विच इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राइट, चैप्टर 3 के अंदर एक ही आर्टिकल है, उसको हम स्पेसिफिक उस रेलिवेंस में करेंगे जब हम ऑर्डिनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 4 ऑफ द पार्ट 5 इज यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी, आज लेक्चर नंबर 30 में हम यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट टू बी मोर प्रिसाइज के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट में जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है, सम रिलेटेड टू अबाउट द हिस्ट्री, द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आखिर सुप्रीम कोर्ट का देश में महत्व क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज यूनियन जुडिशरी। इस पार्ट का पूरा नाम है द यूनियन, ठीक है। और इसके बाद एक और इसके अंदर चैप्टर है जिसको कहते हैं कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी को कंटिन्यू करते हुए लेट्स बिगिन द लेक्चर नंबर 32, जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे। अब ये बात आप शुरुआत से ही जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक ही है, विच इज इन द दिल्ली, एंड दिस इज द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को थोड़ा दूर से देखोगे तो इस प्रकार से दिखती है। रात को अगर आप देखने जाएंगे तो दिस इज व्हाट यू विल सी एज अ सुप्रीम कोर्ट, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स सी कि एरियल व्यू में कैसे दिखती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ऐसी है, यहां पर हमारे देश के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पावरफुल और महत्वपूर्ण जो जजेस होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, वो यहां पर बैठते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ किसी ने कोई भी गलत किया है, तो ये वो बिल्डिंग है जहां पे आपको फाइनल एंड द मोस्ट पॉसिबल न्याय मिल सकता है। अगर इन्होंने जो कह दिया तो दैट इज द फाइनल। इसके बाद और कहीं पर सुनवाई नहीं है एज फार एज द जस्टिस इज कंसर्न। जस्टिस के साथ आपने हमेशा ये न्याय, लेडी जस्टिस की ये जो मूर्ति है या इस प्रकार की जो फोटो है, दिस एलिगोरिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ जस्टिस, ये आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। इनके 3 मेजर एट्रीब्यूट्स होते हैं जस्टिस के। सबसे पहला, इनके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है। सेकंड, शी इज ऑलवेज ब्लाइंड फोल्डेड, और उसके बाद एक तराजू लेके खड़ी रहती हैं। जब भी आप कभी भी फोटो देखेंगे, कितनी भी तरीके की डिपिक्शंस हैं, दीज थ्रीज आर द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ द लेडी जस्टिस। तीनों के तीनों का मतलब है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट बात अगर आप इसमें नोटिस करो तो इनका जो तराजू है वो किसी बेस पर नहीं रखा होता है। राइट, अब ये बात आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, मोस्ट प्रोबेबली अ लॉट ऑफ यू वुड नो अबाउट इट। वो ब्लाइंड फोल्डेड है, अंधी नहीं है वो। शी इज नॉट ब्लाइंड इन हर सेल्फ, उन्होंने बेसिकली पट्टी बांधी हुई है, ब्लाइंड फोल्डेड। यानी कि न्याय देते वक्त जस्टिस जो होता है, हमारा जो मॉडर्न लीगल सिस्टम है, हमारा जो मॉडर्न कोर्ट सिस्टम है, उसका मॉरल प्रिंसिपल ये है कि जब मैं न्याय जजमेंट दूंगा तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे आगे कौन है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो पीएन हो। आई विल नॉट बी एबल टू सी दैट, ये मेरे लिए इररेलेवेंट है। मैं सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर जजमेंट दूंगा, और वो एविडेंस को बराबर, बिना इस बेसिस पे, बिना पार्शियलिटी के, दिस द ब्लाइंड फोल्ड इज एक्चुअली अ सिंबल ऑफ इम्पार्शियलिटी, कि मैं देख ही नहीं सकता हूं कि कौन लड़की है, कौन लड़का है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है। दिस इज इररेलेवेंट टू मी। उसके बाद ये तराजू एक सिंबल की तरह काम करता है, न्याय के सिंबल का, कि दोनों एविडेंस को नाप के, उसको बराबरी नाप के, एंड मोर इंपॉर्टेंटली बिकॉज इट डजंट हैव अ बेस, इट मींस दैट द एविडेंस हैज टू स्टैंड ऑन इटसेल्फ। एविडेंस हैज टू स्टैंड ऑन इटसेल्फ। और बाकी दिस स्वॉर्ड, जो ये स्वॉर्ड होती है, इस स्वॉर्ड का मतलब होता है कि द जस्टिस वाज स्विफ्ट एंड फाइनल।
भाई देखिए, अगर एक बार स्वॉर्ड से किसी की गर्दन काट दी जाए तो वो फाइनल होता है, इसके बाद इसके अलावा उसके बाद दोबारा से फिर उसका कुछ और नहीं किया जा सकता। सो व्हेन द एलिगोरिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जस्टिस वाज मेड, उस समय स्वॉर्ड वाज अ सिंबल ऑफ पावर। जो किंग होता था, दैट इज द पर्सन हु कैन वील्ड स्वॉर्ड। अभी भी इस समय अगर आप लॉजिकली देखें, जो पावर जो होती है वो स्टेट वील्ड करती है इन द फॉर्म ऑफ द पुलिस, राइट। पुलिस के पास ही अधिकार है आपको डंडा मारने का, एक्सेप्ट पुलिस आपको कोई भी किसी भी प्रकार की वायलेंस नहीं कर सकता है। सो जो स्वॉर्ड होती है, इसका मतलब यह है कि जो जस्टिस है, जो स्टेट है, उसके पास फाइनल और स्विफ्ट जस्टिस करने की शक्ति है, अथॉरिटी है। ये जो जस्टिस की मॉरल मैनिफेस्टेशन है हमारे देश में, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। दिस जॉब, दिस सोसाइटी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉब होता है, दैट इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। लॉ मेकिंग, कस्टम मेकिंग, दे आर ऑल रेलिवेंट टू योर लाइफ। पर लाइफ में एक्चुअली में सबसे ज्यादा जो सोसाइटी को बनाए रखता है, कैओस को बढ़ने से रोकता है और एनिमिटी बढ़ने से रोकता है, दैट इज जस्टिस। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइफ यही तो है कि आप सोसाइटी में रह रहे हैं, और अगर आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, अगर आपके साथ कोई इनजस्टिस हो जाए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट टू इंश्योर कि आपके साथ न्याय किया जाए। मतलब दिस इज एन इम्पॉसिबल ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। इट हैज बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। हम आज इसको फिलोसफिकल या मॉरल तरीके से नहीं पढ़ेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम से, लक्ष्मीकांत के पर्सपेक्टिव से, जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट, राइट। एंड ट्रीमेंडसली, इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद भी इंडियन डेमोक्रेसी में, राइट, इट इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट का एक ऑर्गन होता है जुडिशरी, राइट। एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर हम पढ़ चुके हैं, राइट। ये दोनों की दोनों चीजें, अच्छा वो हट गया क्या, हाँ, लेजिस्लेचर हम पढ़ चुके हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एंड द थर्ड ऑर्गन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द जुडिशरी, यही पढ़ते हैं, ठीक है। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ऐसी चीजें हैं जहां पर जो भी आदमी जाता है, जिसको भी पावर मिलती है, वो कहीं ना कहीं पे उसका मिसयूज करने की कोशिश करता ही है, इन द सेंस कि वो अपनी पावर बढ़ाकर जनता पर, सिटीजन्स पर किसी प्रकार से अधिकार अपनाने का टोटलिटेरियन रिजीम की तरफ ऑटोमेटिकली बढ़ते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिस टू बी मोर प्रिसाइज, और द जुडिशरी टू बी मोर प्रिसाइज, इज दैट ऑर्गन जो कि सिटीजन्स और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की एक्सेसेस को बचाता है, नागरिकों को। तो आप लोगों के बीच में और अन्याय के बीच में अगर कुछ खड़ा है तो वो जस्टिस है, वो सुप्रीम कोर्ट है। चलिए, अब अगेन हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट। सो वी आर एक्चुअली डूइंग इट इन कंपैरेटिव टू ईच अदर, ठीक है। तो अब अगेन यहां पे फिर दोबारा से हम अमेरिकन के बारे में, अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब उससे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ट्रूली, जेन्युइनली एन इंडिपेंडेंट सेक्टर। तो उससे कंपैरिजन में हम देखते हैं, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश किया, राइट। हम ये बात जानते हैं कि अमेरिका इज ए फेडरेशन, लाइक ट्रेडिशनल फेडरेशन है, कि मल्टीपल स्टेट्स हैं, बाय देयर ओन वोल्यूशन, अपनी मर्जी से, अपनी विल से वो बन के एक नेशन बनाए हैं, परंतु उन स्टेट्स की अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है उस पर किसी प्रकार का खतरा नहीं है। दोज आर इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया भी एक फेडरेशन है, परंतु इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी खुद की वॉल्यूशन से वो स्टेट नहीं बनी है। इंडिया एक यूनियन पहले है, फिर उसने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उन स्टेट्स को बनाया है और कुछ पावर्स डेलीगेट कर दिया। जुडिशरी के समय में अमेरिका ने नॉर्मल सिस्टम फॉलो किया है, फेडरेशन वाला। ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और हर एक स्टेट की अपनी अपनी फेडरल कोर्ट है। दे आर नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट का काम होता है जो फेडरल लॉज, जो ओरिजिनल जो सेंट्रल लॉज है उनको इंप्लीमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना, उनको इंटरप्रेट करना, और जो स्टेट्स की जो कोर्ट्स होती हैं उनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट की कोर्ट्स को इंप्लीमेंट करना। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में हमारी सारी की सारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है एक पिरामिड फॉर्म के अंदर, राइट। यहां पर सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और उसके नीचे हाई कोर्ट्स, और फिर उसके नीचे हाई कोर्ट्स के नीचे और एक हायरार्की ऑफ द सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मुंसिफ कोर्ट्स उस प्रकार से होती है। ये सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट ऑफ 1935। बेसिकली आवर 60% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स फ्रॉम दैट एक्ट, जिसमें से जो यूनियन जुडिशरी का जो पार्ट है वो हमने बेसिकली वहीं से लिया हुआ है। अंग्रेजों ने बनाया था ये सिस्टम
We took it from them. The Supreme Court enforces both central laws as well as the state laws. तो अगर हम जानते हैं कि शेड्यूल 7 में स्टेट लॉज को डिफाइन करके लिस्ट 2 में डाल दिया, सेंट्रल लॉज को लिस्ट 1 में डाला गया, राइट, सब्जेक्ट जो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट लॉज बनाती है उनको भी इंटरप्रेट कर सकता है। अगर कोई स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना देगी तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिलीट कर सकता है, उसको बोल सकता है कि दिस इज वॉइड। इन यूएसए फेडरल लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द फेडरल जुडिशरी, यानी कि सेंट्रल लॉज आर क्या नाम एनफोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्टेट लॉज आर एनफोर्स्ड बाय द स्टेट जुडिशरी। तो वहां पे अलग अलग सिस्टम है। देयर इज अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन यूएसए, एक सेंटर के लिए और एक स्टेट के लिए। इंडिया फेडरल कंट्री होने के बावजूद यूनिफाइड जुडिशरी और एक फंडामेंटल, मतलब पूरे के पूरे देश के लिए कानून एग्जैक्टली एक ही होता है, राइट। अब जब सुप्रीम कोर्ट, आप जब हमारे देश में कोर्ट की हायरार्की देखोगे तो आप मल्टीपल इस प्रकार के चार्ट्स देखोगे, ठीक है। इसमें कई सारा कंफ्यूजन मत हो जाना, नीचे कहां पे जाना है, ध्यान देने वाली बात है। जब भी देखोगे हमेशा सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके नीचे हाई कोर्ट होगा एंड देन उसके नीचे आपकी जो हायरार्की है वो कई जगहों पर डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट विच यू आर लुकिंग अलग अलग प्रकार से होगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस होती है, फिर सब ऑर्डिनेट जज की कोर्ट्स, फिर और बिल्कुल सबसे नीचे जाके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, मुंसिफ की कोर्ट, इसी प्रकार की कई सारी से आप वो देख सकते हैं। इसको याद कर लीजिए। एज फार एज द पॉलिटी एंड द यूपीएससी इज कंसर्न, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि हायरार्की के ऊपर चलता है। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सारी कोर्ट को मानना पड़ेगा, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसके नीचे वाली सारी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट दिस लाइक दिस, ठीक है, और सबसे नीचे स्मॉल कॉज कोर्ट। तो इनकी जो स्पेसिफिक अलग से क्लासिफिकेशन है बिलो दी हाई कोर्ट्स की हायरार्की है, उसके बारे में डीपली जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इट फंक्शंस एज अ हायरार्की। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? क्या कोई मुझे जल्दी से लाइव कमेंट्स के अंदर बता सकता है? उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनके लिए एक बड़ा फेमस पॉपुलर केस है जिसको कहा जाता है 3 जजेस केस। सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस हैं, 3 केसेस हैं, उन केसेस के बेसिस पर अब सुप्रीम कोर्ट पर अपॉइंटमेंट होती है जजेस की। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 3 जजेस केस क्या था एंड इट्स एक्चुअली टू इजी, मतलब सरल है। उसके बाद टेन्योर, एक सुप्रीम कोर्ट का जज कितने दिन तक जज रह सकता है, एंड द इंपॉर्टेंट वन रिमूवल, अगर जरूरत पड़ जाती है किसी चीज को हटाने की तो वो कैसे किया जा सकता है। एंड उसके बाद कुछ अगेन जार्गन वर्ड्स, एक्टिंग जजेस कौन होते हैं, एडहॉक जजेस कौन होते हैं, रिटायर्ड जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनका भी कोई रोल होता है। इट इज अ ट्रिमेंडसली इजी चैप्टर, मतलब फिनोमिनली इजी। इसकी इंपॉर्टेंस के लेवल से एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इजी है। तो लेट्स गो टू सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट पे जानने से पहले, दो इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट एन आइडिया, परंतु आप बस हल्का सा अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेंगे सो इट माइट एक्चुअली बी फन, राइट। ये बात तो हम अंदाजे से लगा सकते हैं कि जो मॉडर्न कोर्ट का सिस्टम है कि कोई क्राइम हो गया या कोई सिविल केस हो गया तो आप कोर्ट में चले जाते हैं, जज के सामने वकील हायर करते हैं, ये हमेशा से तो एग्जिस्ट नहीं करता था। डेफिनेटली नॉट इन द अशोका टाइम, और ना ही हमने कभी सुना कि ये मुगल टाइम में कभी ऐसा होता था, राइट। मुगल टाइम में या फिर जो किसी भी समय मोनार्की का जो टाइम था, उस समय जो राजा है वो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी है। मोनार्की का मतलब ये होता है, अगर आप समझे तो, व्हाट इज मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, इन तीनों चीजों में शब्दों का मतलब क्या है? ये शब्द का यही मतलब है। मोनार्की में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एक आदमी है, दैट इज इट, नथिंग मच, इसमें कोई फर्क नहीं। डेमोक्रेसी में इसी चीज को अलग कर दिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ज्यादा फंडामेंटल फर्क नहीं होता है बस। और इसके अलावा तो लॉ बनाने के लिए अलग से सभा बिठा देते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए एक अलग से कमिटी टीम होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, और जुडिशरी बनाने के लिए एक अलग से कोर्ट्स बना देते हैं। इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है, ये वाली बात। एक और एक्स्ट्रा जो फर्क है जो कि हम बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं, ये बाय बर्थ होता है, राजा का बेटा राजा बन जाता है, रंक का बेटा रंक रहता है। डेमोक्रेसी में बस इस बात को बदलने का है कि मौका दे दिया जाता है कि कोई भी कहीं पर भी पॉसिबल हो तो जा सकता है। इट इज नॉट दैट इजी, प्रैक्टिकली बहुत इजी नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री का बेटी ही प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की बेटी का बेटा ही प्रधानमंत्री, मतलब वही एक ही फैमिली कई बार प्रधानमंत्री फिर मुख्यमंत्री, आप कहीं देखेंगे तो डायनेस्टी चलती है, जहां भी देखेंगे आप। और बहुत सारी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पहले एमपी है, उसका बेटा ही फिर एमपी बन गया, उसका बेटा ही एमएलए बन गया, तो वो चलता रहता है। डिफिकल्टी है, दैट इज ए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी इन इंप्लीमेंटिंग डेमोक्रेसी, परंतु टेक्निकली इट इज अलाउड
फॉर यू टू बी एनीथिंग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में भी इस प्रकार का नेपोटिज्म आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव में भी आप काफी सारा ऐसा नेपोटिज्म देख पाएंगे। लेजिस्लेचर में ज्यादा होता है इस प्रकार से कि जो सक्सेसफुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए हैं उनकी ही फैमिली बाद में फिर दोबारा से पॉलिटिक्स में, उनके ही बच्चे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनके ही बच्चे क्या नाम है पॉलिटिकल पोजीशंस कर लेते हैं। बट फॉर द प्रिंसिपल पर्सन, फॉर द इशू ऑफ प्रिंसिपल, एटलीस्ट किसी को भी बनना अलाउड है। राजा वाले में कोई ऑप्शन नहीं है, जो राजा का बेटा होगा वही राजा होगा, इतना सिंपल सी बात है, ठीक है। ये जुडिशरी का जो सिस्टम है, जिसको भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा जो सबसे पहले पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 1, एंड इट वाज अ ट्रिमेंडसली ब्रिलियंट लेक्चर, यू शुड वॉच इट इफ यू गेट अ चांस। उसके अंदर हमने बताया था कि अंग्रेजों का जो शासन है अगर हमारे देश पर कहीं से माना जाए स्टार्ट होता है तो वो बैटल ऑफ प्लासी और बुक्सार से माना जाएगा, ठीक है। वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बुक्सार, ये जो दोनों बैटल्स थी, इन्होंने बेसिकली जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके ऊपर ब्रिटिश का संप्रभुत्व जमाना स्टार्ट कर दिया था। एंड जो टेक्निकल माइलस्टोन है जिस दिन से वो ऑफिशियली रेगुलेट ही करने लग गए थे, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, जिसने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप सबको याद है कि दैट वाज द एक्ट जिसमें भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट, यहां से वो मॉडर्न सिस्टम बनना स्टार्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ वाज एस्टेब्लिश्ड इन द कलकत्ता। हमारा जो मॉडर्न लीगल सिस्टम, जो हमारा मॉडर्न कोर्ट सिस्टम है, उन सब का जो जेनेसिस है वो बेसिकली कलकत्ता में स्टार्ट हुआ। और हमारी जो मॉडर्न आज दिल्ली में जो सुप्रीम कोर्ट है, आप समझ लीजिए कि उसका जो बर्थ था वो ये सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता 1773 में हुआ था, ठीक है। दो इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द एक्चुअल एसेंस ऑफ द वर्ड, नेवरदलेस सिचुएशन पे हम बाकी नहीं जाते हैं। अलग अलग सिस्टम था वहां पर, सदर दीवानी अदालत हुआ करती थी और कुछ फौजदारी अदालत हुआ करती थी, बट वी डोंट नीड टू गो इन देयर। द की हियर इज दैट कि 1773 में ये जो मॉडर्न कोर्ट सिस्टम है ये अंग्रेज स्टार्ट करते हैं कलकत्ता में, जहां पर एक इस्टेब्लिश कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कलकत्ता, द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद फाइनली 1861 में, अब याद रखिए आप, क्योंकि हम 1773 से लेके 1858 तक बात करते हैं, तो दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, राइट। ब्रिटिश राज जो है वो 1858 के बाद स्टार्ट होता है। 1858 में जब ब्रिटिश राज स्टार्ट होता है तो 1861 में हाई कोर्ट एक्ट लाते हैं, ठीक है। एक नया कानून बनता है जिसको कहा जाता है हाई कोर्ट एक्ट। ये हाई कोर्ट जो है 3 हाई कोर्ट बनाती है इंडिया के अंदर, हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ चेन्नई, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास एंड हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, ये 3 हाई कोर्ट बनाते हैं। दीज 3 हाई कोर्ट्स आर द प्रीकर्सर्स ऑफ द मॉडर्न हाई कोर्ट्स आल्सो, ठीक है। तो अगर हम इसको बहुत क्लियरली से बात करें तो 1773 में हमारे देश में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बनती है कलकत्ता में। 1773 के बाद फाइनली जो मॉडर्न, अभी अगर हम माने तो उनका बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीकर्सर है 1861 में हाई कोर्ट एक्ट कहते हैं उसको। इनमें 3 हाई कोर्ट बनाई जाती हैं, एक कलकत्ता की, एक मद्रास की और एक बॉम्बे की। दीज 3 हाई कोर्ट्स आर द प्रीकर्सर ऑफ द एक्ट। इसके बाद 1935 का जो एक्ट आता है, 1935 में अंग्रेज क्या करते हैं, उनके दिमाग में नया आइडिया आता है कि हाई कोर्ट वाला सिस्टम छोड़ते हैं और एक फेडरल कोर्ट बनाते हैं पूरे देश के लिए। दे मेक द फेडरल कोर्ट, बिल्कुल एकदम जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है उसका प्रीकर्सर, ठीक है। एंड देन जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं तो 1950 को, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो चुका है। 28 जनवरी, अगले 2 दिन के बाद, एक दिन की छुट्टी लेने के बाद अगले दिन के बाद हम इसी फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर कर देते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमने वही 1935 वाला जो सिस्टम है वही अपनाया है, उसको बस बेसिकली उसका नाम बदलकर फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट कर दिया। ये हमारा मॉडर्न जो अभी जजेस का, जो अभी हमारा कोर्ट्स का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से बन के आगे बढ़ता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन द January 28 of 1950. It succeeded the Federal Court of India, established under the Government of India 1935. इस वाले कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पुराने वाली फेडरल कोर्ट से अधिक है। ये कहने का क्या मतलब होता है कि जो 1935 में जो फेडरल कोर्ट बनाई गई थी वो फाइनल कोर्ट नहीं थी। अगर उस कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया तो उस जजमेंट को भी अपील किया जा सकता था एक कोर्ट जो कि इंग्लैंड में हुआ करती थी, प्राइवी कोर्ट कहा जाता है उसको, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी जो फेडरल कोर्ट थी उसकी जो अथॉरिटी थी, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन थी
वो पूरे देश पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी इट वाज अपीलेबल, वो और जाके इंग्लैंड में अपील कर सकते थे। हमारी सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है ये इसके ऊपर कभी नहीं अपील कर सकते, इसका डिसीजन फाइनल है, तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन पुराने वाली फेडरल कोर्ट से ज्यादा है। आर्टिकल नंबर 124 से 147 के अंदर हम जो भी आज हम पढ़ेंगे वो सबका सब इन्हीं आर्टिकल्स के बीच में दिया हुआ है। इट इज इन द पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट इज आल्सो ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट देम। पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित उसकी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, पावर, प्रोसीजर्स को रेगुलेट कर सकते हैं टिल द टाइम बेसिक स्ट्रक्चर हमारा जो है संविधान का, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव ना हो। वी नो दैट, राइट। सुप्रीम कोर्ट में इस समय कितने जजेस हैं, ये मैंने आपसे सवाल पूछा था। वेल, टेक्निकली 34 है, ठीक है। ये बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द जरूरत। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे कोर्ट बढ़ते रहते हैं, उस प्रकार से केस ये रेगुलरली जो नंबर ऑफ जस्टिसेस इन दी सुप्रीम कोर्ट है वो बढ़ाते गए हैं। सो इट्स 33 + 1। एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 33 होते हैं जजेस, जिनको फॉर सर्टेन रीजंस, जैसे पूछिएगा मत मुझे क्योंकि किसी को पता नहीं है, उन जजेस को कहा जाता है प्यूनी जजेस, ठीक है, प्लस CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल 34 जज हैं। एक जो सबसे सीनियर, सबसे इंपॉर्टेंट जो जज है उसको कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड द रेस्ट 33 उनको कहा जाता है प्यूनी जजेस। क्या रीजन है इसका? कोई रीजन नहीं है। लीगल चीजों का कोई खास रीजन नहीं होता है, इनकी श्रद्धा है इसलिए कर दिया इन्होंने। ये 34 से पहले 31 हुआ करते थे, फिर उसके बाद 3 बढ़ा दिया है 2019 की अमेंडमेंट ने, ठीक है। नथिंग एल्स, कोई नई बात है नहीं। पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग हुई थी 1950 में, जिस दिन कोर्ट बनी थी, उस दिन एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे और 7 जजेस हुआ करते थे। एंड देन कंसिस्टेंटली टाइम टू टाइम इसको बढ़ाते रहते हैं। नंबर ऑफ द केसेस आर इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जब 1935 में जो फेडरल कोर्ट बनी थी उसमें सिर्फ 3 हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस था और बेसिकली 2 जजेस थे। फिर 1950 में हमने 8 से स्टार्ट की, एक चीफ जस्टिस और बाकी 7 जजेस थे। एंड टुडे एट दिस प्रेजेंट मोमेंट 34 जजेस हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी 33 उसके जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिनको कहलाया जाता है। सिंपल है कंपोजिशन, इससे अधिक तो कोई जानने की बात नहीं है। सवाल यह कि इनकी अपॉइंटमेंट क्या होती है। और पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में सिर्फ 2 ही टॉपिक इश्यूज इंपॉर्टेंट है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट और रिमूवल। बाकी इट इज एन एब्सोल्युटली ऑर्डिनरी चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा खास चीजें पढ़ने की है नहीं, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इससे बड़ी कोई नई बात नहीं है। सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चीजें हैं वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहा है तो छोटी चीजों को डिस्कस ही नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही तो अपॉइंट करेंगे। उनको कौन ऐसा, मतलब कोई लोकल आदमी या तहसीलदार थोड़ी ना अपॉइंट करेगा। चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड। अब ये बात ध्यान रखिए, कंसल्टेशन के इस शब्द के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। चीफ जस्टिस जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा न्यायमूर्ति जो है, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द लॉ इन इंडिया, उसको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। ये प्रेसिडेंट जो है वो चीफ कंसल्ट करते हैं दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट्स को जैसे भी जरूरत पड़े। एज अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। अभी इसमें एक ट्रिक है, ये बात, इस ट्रिक को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन में आपको ट्रिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस या बाकी हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी 33 जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम चीफ जस्टिस होना चाहिए कंसल्टेशन में जरूरी। एंड मोर इंपॉर्टेंटली बाकी अगर और किसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्लूड करना हो तो वो इंक्लूड किया जा सकता है। द कंसल्टेशन, ये बात ध्यान रखें कि जो ये कंसल्टेशन कर रहे हैं प्रेसिडेंट, इट इज ऑब्लिगेटरी। किसी भी जज को 33 जो ये जजेस हैं इनको अपॉइंट करने में ऑब्लिगेटरी है, कंपल्सरी है। बिना चीफ जस्टिस के कंसल्ट किए बिना प्रेसिडेंट किसी भी दूसरे 33 जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते वक्त ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। रीजन एक, पहले तो ये बात बताता हूं, चीफ जस्टिस का एक सिंपल सा रूल है। सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस में से, टू बी मोर प्रिसाइज, 33 जजेस में से जो भी सबसे ज्यादा ओल्ड होता है, सबसे ज्यादा एजेड होता है, सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट होता है, वही चीफ जस्टिस बनता है। सो ये टेक्निकली जो ये बात है, कंसल्टेशन करनी पड़ती है, इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली पता होता है कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा।
उन जजेस में से देख लो सबसे सीनियर कौन है, जो भी सबसे सीनियर होगा वही जज बन सकता है। इसमें कोई, दिस इज एन ऑब्लिगेशन, दिस इज अ कंपल्शन नाउ। पहले नहीं हुआ करता था, कंपल्शन नहीं था, पहले नॉर्मल कन्वेंशन के हिसाब से कर रहे थे, अभी देखते हैं उसको। बाकी जो चीफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस के अलावा जो 33 जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए कंपल्सरी कंसल्टेशन जरूरत पड़ती है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस एज ए दे डीम फिट। अब इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। जो अपॉइंटमेंट है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उसके लिए हम एक चीज पढ़ते हैं जिसको कहा जाता है द 3 जजेस केस। ठीक है, 3 जजेस केस नाम के कुछ केसेस हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे एक प्रेजेंट जो भी सिस्टम काम करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, वो बनकर उभर कर आया। हम इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम यूज करते हैं। याद रखिए इस वर्ड को, कॉलेजियम सिस्टम। कैसे अपॉइंट होते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस जी? कॉलेजियम सिस्टम से। ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम किस में डिवाइस किया? 3 जजेस केस में डिवाइस किया गया है, बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। विच अपॉइंट्स जजेस टू द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैज इट्स जेनेसिस एंड कंटिन्यूड बेसिस रेस्टिंग ऑन 3 ऑफ इट्स ओन जजमेंट विच आर कलेक्टिवली नोन एज 3 जजेस केस। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजमेंट है, उन 3 जजमेंट को नाम दिया गया है 3 जजेस केस, और उस 3 जजेस केस के अंदर कॉलेजियम सिस्टम नाम का एक सिस्टम डेवलप किया गया है जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ओवर द कॉर्स द 3 cases, the court evolved the principle of judicial independence to mean that no other branch of the state, legislature or executive would have say in the appointment of the judges। इन्होंने इस प्रकार से सिस्टम डेवलप कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी ना एग्जीक्यूटिव का कोई रोल होता है जजेस को अपॉइंट करने में, और ना ही लेजिस्लेचर का कोई रोल होता है अपॉइंट करने में। जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ एंड टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनली एज अ फॉर्मेलिटी प्रेसिडेंट विल अपॉइंट। स्टैंप जो होगी सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट पर होगी प्रेसिडेंट की, बट मोर और लेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस होती है जुडिशरी की उसको अपॉइंट करने में। कैसे है ये देखते हैं। कोर्ट देन क्रिएटेड द कॉलेजियम सिस्टम व्हिच हैज बीन इन यूज सिंस द जजमेंट, जो कि 1993 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो अब हम 2 चीजें देखनी कि 1993 के बाद ये कॉलेजियम सिस्टम काम कैसे करता है और 1993 से पहले कैसे जजेस अपॉइंट हुआ करते थे। देयर इज नो मेंशन ऑफ कॉलेजियम इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और इन सक्सेसिव अमेंडमेंट। तो कॉलेजियम नाम की जो चीज है ये भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है, जुडिशरी की खुद की ही इनोवेशन है, ये कहीं पर मेंशन नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि अब जुडिशरी की वो इन्वेंशन है तो इसको अब हटा भी नहीं सकते हैं। इसको हटा भी कौन सकता है? सिर्फ जुडिशरी हटा सकता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों चीजें, दोनों नहीं मिलकर हटा सकते। लेजिस्लेचर भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हटा सकता, ना ही कॉलेजियम सिस्टम को। कोशिश की थी इन्होंने अभी 5-6 साल पहले हटाने की कॉलेजियम सिस्टम को, लेकिन फिर कोर्ट ने बोला कि नहीं तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, तो मना कर दिया। देखते हैं 3 जजेस केस। अच्छा, ये 3 जजेस केस, इसको कहा जाता है 3 जजेस केस है, बस वो टेक्निकली 2 केसेस है। देखिए, फर्स्ट एक्चुअली में एक केस था, सेकंड केस था, सेकंड भी एक केस था जिसको सेकंड जजेस केस कहा जाते हैं। जो थर्ड था जिसको थर्ड जजेस केस कहा जाता है वो बेसिकली प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। मतलब कोई केस नहीं था, बस सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर एक ओपिनियन जाहिर किया था। फिर इन 3 जजमेंट को मिलकर कहा जाता है 3 जजेस केस। दिस इज जस्ट अ टेक्निकलिटी, ऐसे याद करने के लिए था। ठीक है, अब सवाल क्या करते हैं। ये जो वर्ड था कंसल्टेशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए अलग अलग प्रोविजन दिए हैं। फर्स्ट जजेस केस में 1982 में ये हो रहा है, याद रखिए। 1982 में द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली एम्प्लाइज एक्सचेंज ऑफ द व्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाए, द प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जस्टिसेस एज ही डीम फिट और नेसेसरी, ये लिख दिया। 1982 में इशू उठा, भाई ये जो कंसल्टेशन हो रही है कंपल्सरी है क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन होनी चाहिए, जरूरी नहीं है वो बात मानी जाए, कंकरेंस नहीं है। ठीक है, इट डज नॉट मीन कंकरेंस। कंसल्ट कर लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ने, माननी है बात तो मान लो, नहीं माननी तो मत मानो, दूसरों को अपॉइंट कर दो। ये 1982 में। अब आप जानते हैं, शुरू से हमें पता है ये सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन थोड़े दिनों में जाके बदलती है। इनके घाटे का कोई डिसीजन जिंदा में रहता ही नहीं है। 10 साल के बाद ये फिर से जाग जाते हैं सेकंड जजेस केस के अंदर। कोर्ट रिवर्स्ड इट्स अर्लियर रूलिंग। अब इनका सिस्टम अच्छा है, एक तो बढ़िया सिस्टम दे रखा है इन्होंने। क्या भाई, 7 जजेस ने कुछ डिसीजन दिया तो आके 9 आके फिर बदल देते हैं। 9 अभी भी पसंद नहीं आ रहा, फिर 11 बदल देंगे, आगे नहीं पसंद आ रहा 13 बदल देंगे। 13 इज द हाईएस्ट वन, अगर जरूरत पड़ती है तो 15 भी बैठ जाएंगे, कोई मुद्दा नहीं है। ठीक है,
Nevertheless, the question is that the court reversed 1992 में आके इन्होंने सेकंड जजेस केस में रिवर्स कर दिया एंड चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कंकरेंस। यहां पर आकर अचानक से फिर ये बात बोलते कि अगर कंसल्ट करना ही है और कंकर नहीं है तो फिर कंसल्ट क्यों करना, एंड हेंस कंसल्टेशन मींस कंकरेंस। अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंकर नहीं करेंगे तो वो बात वैलिड ही नहीं हुई, फिर तो कंसल्ट ही नहीं किया इसका मतलब। हेंस इट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया is binding on the president in the matters, सारी बात नहीं, in the matters of the appointment of the judges of the Supreme Court, ठीक है। But Chief Justice would tender his advice on the matter after consulting two of his senior most colleague। अच्छा, अब इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, कोलिजियम सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। सेकंड वाला पता चल गया, पहली बार में मना किया था कि कंसल्ट करना जरूरी नहीं है, मतलब कंकरेंस होनी जरूरी है। सेकंड बोला नहीं नहीं नहीं, अगर कंसल्ट किया है तो माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट जी को बात, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा ये, और अच्छा अब इसके अंदर थोड़ा सा और वो सपोर्ट भी करते हैं कि बिल्कुल अथॉरिटेरियन सिंगल इंडिविजुअल पर ना जाए, तो उन्होंने बोला कि बट जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो जो एडवाइस दें वो खाली अकेली ना दें, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल ना दें, वो एडवाइस के साथ साथ ही शुड कंसल्ट टू ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स ऑल्सो। तो मतलब कि अब जो है ये एडवाइस, जो ये कंसल्टेशन जो शब्द यूज किया गया था संविधान में, अब इस कंसल्टेशन को इन्होंने बोल दिया कि 3 लोग होने चाहिए इस कंसल्टेशन में, वरना कंसल्टेशन नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर 6 साल के बाद इनको फिर नींद खुलती है थर्ड जजेस केस में। यहां पे फाइनली कोलिजियम सिस्टम डेवलप करते हैं। कोलिजियम का मतलब पता है क्या? कोलिजियम का मतलब है कि पहले सुप्रीम कोर्ट जो बाकी जजेस हैं उनको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है। कोलिजियम का अब ये मतलब है कि एक कमिटी टाइप, जिसको मतलब उस जो लीगल कमिटी है उसको कोलिजियम कहते हैं, यानी कि 5 लोगों से कंसल्ट करना कंपलसरी है। देखिए थर्ड जजेस केस में कोर्ट ने बोला द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस रिक्वायर्स कंसल्टेशन ऑफ द प्लूरैलिटी जजेस, कि जो ये कंसल्टेशन प्रोसेस है इसमें आप अकेले एडवाइस नहीं कर सकते हैं। अगर आप एडवाइस करेंगे तो हमेशा प्लूरैलिटी ऑफ द जजेस जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो आप कंसल्टेशन लिख कर दे रहे हैं कि इस जज को अपॉइंट कर दो, इसमें मिनिमम नहीं तो 5 सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट का जज सीजेआई चीफ जस्टिस वो तो कंपलसरी है, बाकी 4 भी हो। द सोल ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस, यानी कि अगर किसी जज को अपॉइंट करने के लिए खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह दे अकेले इंडिविजुअली, तो वो पोजीशन जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी। अगर कोई कहेगा वो कंसल्टेशन होनी चाहिए विद द कोलिजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इस चीज को कोलिजियम कहा जाता है। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को अपॉइंट करना है तो ये टोटल 5 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये 5 जब डिसीजन देंगे कंसल्टेशन पे, दे 5 विल एडवाइस द प्रेसिडेंट, कंसल्ट द प्रेसिडेंट कि अपॉइंट दिस पर्सन एज द चीफ जस्टिस, उसी चीज को माना जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखिए कि जो भी चीफ जस्टिस, जब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में मल्टीपल जजेस बैठ जाते हैं। जो भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लॉ का पॉइंट डिस्कस करना है तो मिनिमम 5 जजेस ही बैठेंगे। 5 जजेस से नीचे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को डिस्कस नहीं किया जाता है। अब ये 5 जजेस होते हैं, या 7 हो गया, 9 हो गया, ये ऑड इवन में नहीं बैठते। ऑड में क्यों बैठते हैं? ऑड में इसलिए बैठते हैं कि हर एक जज अपनी अलग जजमेंट दे सकता है, ठीक है। तो जैसे प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है, प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट पे केस चल रहा है और सपोज कीजिए वहां पर 9 जज बैठ गए हैं। अब 9 जजेस में से सबके सब अलग अलग जजमेंट दे सकते हैं। कोई बोल सकता है हाँ फंडामेंटल राइट है, कोई बोल सकता है ना फंडामेंटल राइट है। फाइनल जजमेंट उसको माना जाता है जो मेजॉरिटी की है। तो 5 लोगों ने बोला कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट और 4 लोगों ने बोला कि प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो माना जाएगा कि 5 वालों की, तो मतलब जजमेंट आ गई तो लॉ बन जाएगा इंडिया में कि प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो केशवानंद भारती का जो लॉ जो केस है उसमें क्या था, 13 जज बैठे हुए थे, 13 7 ने भरा था, 7 हाँ भरे थे कि हाँ, 7 बोले कि ठीक है बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, 6 मना कर रहे थे कि नहीं ये कोई आइडिया कि ऐसे कैसे चलेगा, ये तो है ही नहीं। बट फाइनली उस लॉ की वजह से, उस कानून की वजह से अब इस समय माना कैसे जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इज द फाइनल लॉ। अच्छा यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां पर 7 लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हाँ भरी है और 6 ने मना किया है। अब अगर 9 जजेस बैठेंगे और 9 जजेस बेसिक स्ट्रक्चर सारे के सारे लाइक सबकी सेम ही जजमेंट है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कैंसिल, अब नहीं है, ये नहीं अलाउ करेंगे, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल करने के लिए अब 15 जजेस का ही बेंच चाहिए। इट डजंट मैटर कि इट वाज ओनली 7 और 9 बंदे बेसिकली मना भी कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, ट्रिक है, ठीक है।
अब तो कोलिजियम ऑफ द 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब यहां पर हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि बेसिकली सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। 5 लोगों ने हाँ भर दी, 4 ने नो, तो फाइनल जजमेंट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। 7 लोगों ने हाँ भर दी, बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, 6 बोल रहे थे नहीं, बट अब होगा। हावेवर जो ये कोलिजियम है, 5 लोगों का जो कोलिजियम है, यहां पे 3/2 की मेजोरिटी नहीं चलती। यहाँ पे 3/2 की मेजोरिटी नहीं चलती कि चीफ जस्टिस और 2 जजेस बोले कि इसको अपॉइंट कर दो और 2 ने मना कर दिया कि वी डोंट थिंक सो ही शुड बी अपॉइंटेड, दैट इज नॉट अलाउड। यहाँ पे 4/1 की मेजोरिटी होनी चाहिए मिनिमम। अगर 2 लोग भी, 2 कोलिजियम सिस्टम में, जो ये कोलिजियम है जजेस का, 5 जजेस का जो कोलिजियम है, इसमें से 2 लोग भी अगर मना कर दे तो बेसिकली उसको फिर कंसल्टेशन नहीं अलाउ किया जाता। इवन इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम में 5 जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ये पांचों मिलकर कंसल्टेशन करते हैं, ओपिनियन करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किसको अपॉइंट करना चाहिए। इसमें से सब अपना अलग अलग ओपिनियन दे सकते हैं। अपॉइंट उसी को किया जाएगा जिसको या तो 5 ने हां भरी हो या मिनिमम 4 लोगों ने हां भरी हो। अगर एक मना कर रहा है और चारों की हां है, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन चूज टू सेंड इट टू द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज अंडर ऑब्लिगेशन, इट इज अ बाइंडिंग कंसल्टेशन। फिर प्रेसिडेंट उसी आदमी को चीफ जज अपॉइंट करेगा जिनको इन्होंने बोला है। द कोर्ट हेल्ड दैट द रिकमेंडेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस विदाउट कंप्लाइंग विद द नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंसल्टेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। तो अगर सेम नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए हैं तो बाइंडिंग भी नहीं होगी। तो 2 लोगों ने मना कर दिया तो फिर बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। समझ गए? ये सिंपल सी बात है, सरल बात है। अब इस चीज को बदलने की ना बड़ी कोशिश चल रही थी। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कहीं ना कहीं पर चाहिए कि जुडिशरी पे किसी प्रकार तो कंट्रोल करे। तो कॉलेजियम सिस्टम काफी डार्क है, किसी को पता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सो व्हाट दे डिड वाज दे ब्रॉट अ न्यू 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक नया सिस्टम डेवलप करेंगे। क्या? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। एक नया कमीशन बनाया जाएगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया करेगा इस कॉलेजियम सिस्टम को छोड़ के। दे ब्रॉट अ लॉ इनटू द पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर वालों ने एक नया कानून लाए, ठीक है, have replaced the collegium system। इस collegium system को करना था to appoint judges of the Supreme Court and the High Court, और ये नई बॉडी बनानी थी इनको, ठीक है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट से पावर लेना इम्पॉसिबल चीज है। एक बार इनको मिल गई तो ये नहीं देते बिल्कुल भी। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने 1973 में। बाद में 40 अलग अलग अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी कोशिश कर रही थी कि नहीं, मैं तो किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पूरी पावर वापस लूंगी किसी तरीके से, लेकिन फिर जाके वही जितनी जो भी कोई चीज होती थी उसको फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती थी जुडिशरी। सेम थिंग यहाँ पे, जुडिशरी से कोई चीज लेना, जुडिशरी वो वाला बच्चा है जिसका बैट है, ये अपने बैट के साथ गेम खेलता है, और अगर इसकी बैटिंग नहीं आती है तो ये बैट लेके घर चला जाता है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट बोली कि नहीं, ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एनजेईसी एक्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, निकलो। और फिर दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम बिकेम ऑपरेटिव। दिस वर्डिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जजेस केस 2015। द कोर्ट ओपाइंड दैट द न्यू एनजेईसी, जो नया न्यू जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने चाह रहे हैं, इससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर खतरा है, एंड हेंस इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड, इट इज नॉट ए टेक्निकली ए जजेस केस, लेकिन इसको बोला जाता है थर्ड जजेस केस, और फोर्थ इट इज एक्चुअली ए जजेस केस। ये वाली बात, ठीक है। यहां पर कॉलेजियम सिस्टम बन के आया है, ठीक है, सेकंड के अंदर कॉलेजियम सिस्टम बना है। इसमें इन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे। थर्ड में इन्होंने ये और डिफाइन कर दिया। उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे KR नारायण। हमारे राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि कानून से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सवाल है तो वो उसको डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास केस जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करेगा इस बात को कि चलो बता देते हैं कि क्या कानून है, ठीक है, डायरेक्टली। सुप्रीम कोर्ट को इसी प्रकार से एक रेफरेंस दिया गया था रिलेटेड टू दिस, एंड उन्होंने उसकी जजमेंट दी कि कॉलेजियम सिस्टम है, वैलिड है, और प्लूरलिटी ऑफ जजेस होना चाहिए। बस ये बात उन्होंने एक्स्ट्रा बता दी उसके अंदर कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, अगर 2 भी मना कर रहे हैं तो फिर उसको मत मानना, मिनिमम नहीं तो 4 लोग को हां भरनी पड़ती है, एक चाहे मना कर रहा हो तब जाके कंसल्टेशन है। और अगर फॉलो नहीं करोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस प्रकार से तो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट पे। फिर 2014 में बदलने की कोशिश की गई, नया कमीशन लगा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट डजंट लाइक ऑल दीस काइंड ऑफ थिंग्स। उनके पास जो शक्ति है वो किसी को देने की कोशिश, मतलब देते ही नहीं है, और घेरते रहते हैं चीजों को धीरे धीरे करके। 4th जजेस केस में उन्होंने बोला नो नो, नेवर, नॉट अलाउड।
अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या स्टोरी है ये इसकी बेसिकली कि हुआ क्या क्या है। 1950 से 1973 तक सिंपल रूल था, जो सीनियर मोस्ट जज है वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, ठीक है। हमारे देश में सबसे हाईएस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी उसके बाद ये 33 प्यूनी जज। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई डू दे कॉल इट प्यूनी जज। क्या मतलब, नॉर्मल जज भी बट स्टिल दे लाइक इट। लीगल जो ल्यूमिनरीज होती हैं दे लाइक यूजिंग अ वर्ड जिसकी स्पेलिंग सोचने समझने और प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो फॉर सम रीजंस। चलिए, तो 1950 से 1973 तक क्या हुआ कि प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज है उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दे, टेंशन नहीं है। 1973 में इंदिरा गांधी जी के टोटलिटेरियन जो भाव थे वो जागे हुए थे, उनको किसी की सुननी नहीं थी। उन्होंने इस चीज को वायलेट किया और उन्होंने एएन रॉय रे को अपॉइंटमेंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जजेस। तो अंकल का नंबर था चौथे नंबर पे, अंकल नहीं बनने थे, पहले पे कोई बनना था, दूसरे उसके बाद दूसरा तीसरा, उसको हटा के जो फोर्थ था एज में, सिर्फ एज का फर्क था, ठीक है, एज में उसको बेसिकली यानी जो एएन रे थे उसको चीफ जस्टिस बना दिया। फिर दोबारा से 1977 में शी डिड द सेम थिंग, एमयू बेग वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग देन सीनियर मोस्ट जज। अभी एमयू बेग की नंबर नहीं था, एमयू बेग तो बाद में बनने थे, उसके बाद फिर दोबारा से। देखो, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। यानी कि यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, राइट। तो जो इंदिरा गांधी जी थी वो उस समय प्रेसिडेंट कुछ भी चीज को अपॉइंट कैसे करता है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो इंदिरा गांधी जी लिख के दे दी प्रेसिडेंट को कि अपॉइंट दिस पर्सन। कोई रोक तो सकता नहीं था क्योंकि टेक्निकली लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि भाई सीनियर मोस्ट जज है, बस प्रैक्टिस है। तो बाकी जो पहले 3 थे उनको काट दिया गया और चौथे वाले को चीफ जस्टिस बना दिया गया। अब बस धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती रही। तो इससे अब एक आप सोचिए कि इससे एग्जीक्यूटिव जो है यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको पावर मिल गई ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। अब सुप्रीम कोर्ट का कोई जज नहीं मान रहा उनकी बात, सपोज कीजिए कोई धमकी मिल जाए कि तुम ये बात अगर ऐसी जजमेंट नहीं दोगे तो काट दूंगा मैं तुम्हारा चीफ जस्टिस बनने ही नहीं दूंगा। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ये हमारी जो जुडिशरी है उसकी इंडिपेंडेंस पे अननेसेसरी इंटरवेंशन डाल देता है एग्जीक्यूटिव की। ये डिस्क्रिशन को सेकंड जजेस केस में कर्टेल किया गया, वही कॉलेजियम सिस्टम वाला, उसमें कर्टेल किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, होल्ड करो, सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन का मुद्दा खत्म कर दिया। तभी मैंने बताया था कि वहां पे मतलब जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लिखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट शैल कंसल्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एज ही डीम फिट एंड नेसेसरी। पर टेक्निकली अब वो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। आप ना लाइन से इस समय पता लगा सकते हो कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। इस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जैसे रमन जो है, अगर आपको पता लगाना है अगला कौन सा है वो पहले से ही पता है, कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वालिफिकेशन ऑफ ये बहुत ही सिंपल है, इसको प्रीलिम्स के लिए बस एक पॉइंट पे याद करना है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नथिंग ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। सेकंड, ये 3 कंडीशन है, ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी आदमी जज बन सकता है हमारी सुप्रीम कोर्ट का। क्या क्या है? ही शैल हैव बीन अ जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 years, 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज हो वो आदमी अब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकता है। ही शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। अगर वो हाई कोर्ट के लगातार 10 साल से एडवोकेट है हाई कोर्ट के तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। एंड द थर्ड वन, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ओपिनियन टेक्निकली, ठीक है। ये 3 सिचुएशन है जिसमें आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। यहां पर जो ट्रिक है प्रीलिम्स वाली वो ये है कि द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट is not mentioned in the Constitution of India. In a very tremendously hypothetical situation, कोई बच्चा प्रोडिजी पैदा हो गया और 2 साल का जैसे ही बोलना सीखा और लॉ करने लग गया, 5 साल में जब उसने लॉ खत्म की और उसने हाई कोर्ट का एडवोकेट बन गया वो, या फिर वो एडवोकेट बन के एडवोकेट बन जाता है हाई कोर्ट का, क्योंकि डायरेक्टली तो जज नहीं बन पाएंगे, हाई कोर्ट के जज होने की भी कोई क्वालिफिकेशन है, और वो 10 साल तक एडवोकेट रहता है हाई कोर्ट का, तो 15 साल का वो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन सकता है, बिकॉज देयर इज नो लीगल इश्यूज इन दैट इज द लोएस्ट अज्यूमिंगली, क्योंकि 2 साल तो बोलने में सीखने में लगेंगे और 3 साल की तुम्हें LLB करनी है। सो तुम जज कोर्ट में एडवोकेट बन जाओगे हाई कोर्ट के व्हेन यू विल बी 5 एंड यू विल हैव टू बी एडवोकेट फॉर द हाई कोर्ट फॉर 10 years एंड तब उसके बाद 15 साल के। बट अगेन देयर इज ऑल्सो दैट्स एन एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी। नेवरदलेस, तो बात यह है कि इस प्रकार से जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं उसकी कोई लोएस्ट क्वालिफिकेशन, लोएस्ट मिनिमम एज नहीं बताई गई है।
ओके, दैट डजंट मीन कि कोई छोटा आदमी बन जाता है, बनते ये सारे के सारे 40-45 साल के ऊपर है। टेन्योर ऑफ द जजेस, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर दोबारा से टेन्योर नहीं फिक्स किया है। यूएस में आप पता है, यूएस में अगर सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, एक बार बनता है वो परमानेंटली रहता है, टेन्योर है ही नहीं। वंस यू बिकम ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस से दो ही तरीके हैं तुमको हटाने के, या तो मरोगे या फिर खुद ही जाके किसी दिन मन किया कि मेरे को नहीं करना, रिजाइन कर दिया। एल्स तुम मतलब देयर आर सम जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो कि 10 साल हो चुके हैं, 17 हो चुके हैं, 28 हो चुके हैं, 20 हो चुके हैं, 30 हो चुके हैं, कितने भी साल तक वो जज एक बार बनने के बाद जज ही रहते हैं। हमारे यहां पर ऐसा सिस्टम नहीं है, हमने एक्चुअली में अपर लिमिट फिक्स कर रखे है, टेन्योर नहीं दिया है हमने, बट अपर लिमिट फिक्स है कि 65 साल तक 65 ईयर्स तक के ही जजेस अलाउड है। देयर इज नो जज इन द सुप्रीम कोर्ट जिनकी एज 66 ईयर्स है। 65 साल के होंगे तो आपको रिटायरमेंट। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हिज एज इज टू बी डिटरमाइंड सच अथॉरिटी इन सच मैनर एज प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट। कोई डिबेट आ जाता है कि आधार कार्ड में आप 62 साल के हो और आपके लाइसेंस में 63 साल के हो, कोई एज का, कोई नंबर का, कोई बर्थ का कोई इशू होता है तो पार्लियामेंट डिसाइड कर लेता है अपने प्रोसेस से। ही कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो उनसे नीचे तो किसी को रिजाइन दे ही नहीं सकते, तुम उन्हीं को दे सकते हो। सिर्फ प्रेसिडेंट ही है जो कि अपने से नीचे आदमी, अपने से नीचे वाले को रिजाइन करता है, बाकी इसको सबसे ऊपर, अपने से ऊपर ही जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है उससे नीचे को आप रिजाइन नहीं कर सकते, अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही रिजाइन भेज सकते हो आप। He can be removed from his office by president on the recommendation of the parliament। 3 तरीके हुए हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको हटाने के। एक तो नेचुरल नॉर्मल है, 65 साल का जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, खुद की मर्जी आ गई कि भाई मैं रिजाइन कर देता हूं बीच में 65 साल होने से पहले। एंड द थर्ड वन इज दैट प्रेसिडेंट उनको हटा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन पे। और ये प्रोसेस है इंपॉर्टेंट वाला, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमूवल ऑफ जजेस, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑर्डर देंगे प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है, can issue the removal order only after an address by the parliament has been presented to him in the same session for such removal। तो प्रेसिडेंट अगर नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट हटाने का, प्रेसिडेंट की खुद की चॉइस नहीं है, प्रेसिडेंट को उसको हटाया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, बस प्रेसिडेंट के पास ऑर्डर जाएगा। एड्रेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, that is majority of the total membership of the house and majority of not less than 2/3 of the members of that house present voting। दूसरा, the grounds of removal are to proved misbehavior and incapacity। यही दो है। प्रीलिम्स के लिए याद कीजिए हमारे जजेस को कैसे हटाया जा सकता है, 2 रीजंस की वजह से। पहले, प्रूव्ड मिसबिहेवियर को प्रूव किया जाए। दूसरा, इनकैपेसिटी, यह आदमी जज बनने के लायक नहीं रहा है, इस प्रकार से। अब ये हुआ कैसे है, इसका जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, एक नए कानून में बनाया गया है जिसका नाम है द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ द 1968। इट रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ द जजेस, ठीक है। क्या प्रोसीजर है सुनो। A removal motion signed by 100 members in case of Lok Sabha, 50 members in case of Rajya Sabha is to be given to the speaker of the chairman। इसको प्रीलिम्स पे याद करो क्योंकि ये पहली बार तुम देख रहे हो कि जो ये मोशन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो यूजुअली हमेशा ना सेम होता है, कहीं से भी करो। लेकिन यहाँ पे लोकसभा में 100 मेंबरों को अगर लोग इंट्रोड्यूस कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जज को हटाने का प्रोसेस, मोशन जो है, लोकसभा कैन डिसाइड कि वी नीड टू रिमूव दिस जज, राज्यसभा कैन इंडिविजुअली डिसाइड वी नीड टू, लेकिन नंबर ऑफ जो पीपल है उनका जो मोशन है वो अलग अलग है। लोकसभा क्योंकि 500 लोगों के तो 100 लोग चाहिए मिनिमम कि भाई मोशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राज्यसभा के अंदर सिर्फ 50 से है। स्पीकर मे एडमिट द मोशन और रिफ्यूज, पूरी स्पीकर की डिस्क्रिशन है, करे ना करे मर्जी है, लेकिन चलो सपोज करो कर लिया। इफ इट इज एडमिटेड देन द स्पीकर मेक अ 3-member कमिटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। भाई लोकसभा में 100 लोगों ने ये बात को साइन करके दिया कि दिस पर्टिकुलर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज, या तो उन्होंने कोई मिसबिहेवियर किया है या फिर वो इनकैपेसिटी है उनके अंदर जज बनने की, ठीक है। ये दोनों बात लिखेंगे, वो उस पर चार्जेस लगाएंगे, कैसे बिहेवियर क्या है, इसने ये चोरी किया, इसने ये ऐसे गलत किया, ऐसे गलत किया। इस बात को स्पीकर कैसे जज करेगा? स्पीकर एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाएगा, 3 लोगों की कमेटी, जिसके अंदर अगर कोई नॉर्मल प्यूनी जज है, बाकी 33 जज में से कोई है, तो चीफ जस्टिस होना चाहिए, और अगर चीफ जस्टिस को हटाने की बात है तो कोई दूसरा जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का।
फिर एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होना चाहिए, किसी भी हाई कोर्ट का हो सकता है, 25 हाई कोर्ट है हमारे देश के अंदर। एंड ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, जो कि प्रेसिडेंट समझते हो कि काफी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। ये 3 लोग कमेटी बनाएंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे। सपोज कीजिए कमेटी ने मान लिया कि ये आदमी का बिहेवियर हो गया है प्रूव गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, तब जाके हाउस उस मोशन को कंसिडरेशन के लिए लेगा। कंसिडरेशन लेने का मतलब है कि वोटिंग करवाएंगे अब, ठीक है। आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी से बेसिकली 2/3 मेजॉरिटी, जितने लोग आए हैं उसके 2/3 मेजॉरिटी से पास करें। एंड एड्रेस इज प्रेसिडेंट टू दी प्रेसिडेंट, तब जाके प्रेसिडेंट को लिख भेज दिया जाता है कि सर इस जज को हटा दीजिए। फिर प्रेसिडेंट को बस ऑर्डर साइन करना होता है, प्रेसिडेंट पासेज एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। 75 साल हो गए हैं, आज तक एक भी जज को ना हाई कोर्ट के ना ही अपने सुप्रीम कोर्ट के कभी भी कैसे भी हटाया गया इस प्रकार से। एक हुआ था केस 1991 में, जस्टिस वी रामास्वामी, द फर्स्ट केस ऑफ इंपीचमेंट ऑफ दैट, ठीक है। जस्टिस वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और पार्लियामेंट ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था इनको हटाने का, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी नहीं थी इनकी, इनका था प्रूव्ड मिसबिहेवियर। अंकल क्या करते थे कि अंकल सरकारी पैसे पे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। अपना बंगला था उसको रेनोवेट करा लिया भर भर के, मतलब ऐसा करोड़ों रुपए लगा दिए बंगले के अंदर, बढ़िया बाथरूम बना लिया, बढ़िया सोफे वोफे सब लगवा दिए अंकल। और क्या करते थे, फोन के बिल 10-10 लाख रुपए इनके फोन के बिल आ रहे थे। कहीं इनको शादी वादी में जाना होता था तो उसको ऑफिशियल विजिट कह के पूरे एंटूराज के साथ चले जाते थे। इस प्रकार की हमारे अंकल वी रामास्वामी जी ऐसे कर रहे, एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को फुल टू फुल। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज बन गया, क्या घबराने की जरूरत है, तो ऐसे कर रहे थे। तो ये था उनका प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इसके अगेंस्ट बीजेपी, जो उस समय अपोजिट, अब बीजेपी जो थे, बीजेपी पार्टी ने इनके अगेंस्ट एक मोशन इंट्रोड्यूस किया था तब पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। इंक्वायरी कमिटी फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। इंक्वायरी कमिटी को पता चला कि हाँ ये आदमी एंजॉय कर रहा है जीवन को अपने, और वो भी सरकारी पैसों पे, और ज्यादा ही एंजॉय कर रहा है। मना नहीं होती इनको किसी चीज की। दे आर गिवन ऑल द पर्क्स नेसेसरी टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। परंतु अंकल क्या कहते थे, फैल गए थे। Nevertheless, he could not be removed as the impeachment motion was defeated in the लोकसभा। तो लोकसभा में impeachment प्रूव हो गया था कि आदमी मिसबिहेवियर कर रहा है। जो कमेटी बैठी थी, तो जब मोशन लोकसभा में लिया गया तो कांग्रेस के 205 मेंबर थे, 205 ने एब्सटेन कर दिया, वोट ही नहीं किया। और जो बीजेपी थे उस समय उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अराउंड 190 लोगों ने इंपीचमेंट को यस किया था। अब सोचिए टोटल 400 के करीब लोग आए थे उस दिन, राइट। तो उसमें से 205 तो मना ही कर दिए थे, तो 190 में क्या ही स्पेशल मेजॉरिटी होगी प्रेजेंट इन वोटिंग की। एक्टिंग चीफ जस्टिस, 3-4 चीजें जार्गन वर्ड्स हैं, ठीक है, जार्गन वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस, एड हॉक जजेस क्या होता है, रिटायर्ड जजेस क्या होता है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, कुछ खास चीज नहीं है इसमें। एक्टिंग जजेस क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग। वैसे यूजुअली हमारी सुप्रीम कोर्ट में हमेशा एक जज होते हैं, राइट, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में एक सिचुएशन है जहां पर एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं। ही इज नॉट द चीफ जस्टिस, बस उसको एक्टिंग करनी है इस समय। एक्टिंग इन द सेंस कि वो टेक्निकली होंगे ओरिजिनली, बट ऑफिशियली उनको कहा जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस। क्या, अगर चीफ जस्टिस का जो ऑफिस है वो वेकेंट है, चीफ जस्टिस किसी प्रकार से टेम्पररी एब्सेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज, ऐसे समय में, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया जो जैसे टेम्पररी एब्सेंट है, कहीं पे चले गए, नहीं आ पा रहे हैं, बोला कि नहीं 2 महीने तक मेरे को तो काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ड्यूटी नहीं है, किसी प्रकार से बीमार है काफी ज्यादा, ठीक है, सपोज कीजिए कुछ हॉस्पिटल में एडमिट है, नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में उनको चीफ जस्टिस से हटाया तो जा नहीं सकता है, रिमूवल तो किया ही नहीं, उनका कोई प्रोसेस तो नहीं है कि उनको पार्लियामेंट ने बोला नहीं। तो ऐसे में एक्टिंग चीफ जस्टिस, ये आदमी हॉस्पिटल में है तो एक को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं किसी दूसरे सीनियर मोस्ट जज को एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस, दैट इज इट। एड हॉक जज क्या होता है, हमारे देश में कितने हैं, 34 है ना टोटल, जरूरत पड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। 34 इज द लिमिट। अभी जो जज होने चाहिए ना ऑफिशियली जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। बट इन केस इमरजेंसी पड़ गई, केस बहुत ज्यादा आ गए, हमें कुछ एक्स्ट्रा जजेस की जरूरत है, तो ऐसे में उन 34 को एक्स्ट्रा और भी जजेस दिए जा सकते हैं। बट जो बाकी 34 के बाद जो 35, 36 होंगे ना, दिल बी कॉल्ड एज एड हॉक जजेस। If there is a lack of quorum of the permanent judges to hold or continue any session, Chief Justice can appoint a judge of a High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period. तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को लेंगे और उनको बोलेंगे कि आप अब सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज हैं। ये ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिस हाई कोर्ट से जज लेना है उसके चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे,
and with the previous consent of the president. Again, nothing new about it, इसमें कोई नई बात नहीं है. Judge so appointed shall be qualified for appointment as a judge of Supreme Court. भाई सुप्रीम कोर्ट का कोई एड हॉक जज वही बन सकता है जो कि एक्चुअली में जरूरत पड़ने पे पूरा ओरिजिनल जज भी बन सके. तो ये क्वालिफिकेशंस तो कोई नई बात नहीं है. It is duty of the judge so appointed to attend the sittings of the Supreme Court in priority to other duties of his office. नई बात नहीं, ठीक है. इसके अलावा जरूरत पड़ने पे रिटायर्ड जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी वापस जज बनाया जा सकता है जरूरत पड़ने पे. मतलब कि लिमिट है ना, वैसे तो 65 साल के बाद रिटायर हो गया वो जज, तो अलाउड नहीं है, अब वो जज रह ही नहीं सकता. बट अगेन प्रावधान ऐसा दिया हुआ है कि इन केस इमरजेंसी पड़ गई हमारे को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड. Obviously, he can do only with the previous consent of the president and also of the person to be appointed. कोई नई बात है, बिना कंसेंट के किसको कैसे जज बना दिया जाएगा. So a judge is entitled to such allowances as the president may determine. नई बात नहीं है, बाकी सब कुछ है वो बिल्कुल पूरा जज की तरह. He will enjoy all jurisdiction, power and privileges of a judge of Supreme Court. He will not be deemed to be a judge of Supreme Court. ये कमाल की बात है. खैर इतनी डिटेल में आप चिंतित ना हो, जुडिशरी आपके पास जाएगी नहीं. बस ये बात ध्यान रखिए, तीन बड़े से वो है एक्टिंग, एडहॉक एंड द रिटायर्ड. तीन पर्टिकुलर सिचुएशन है. अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्लेस जो वैकेंट है, या वो किसी प्रकार से टेम्परेरी अवेलेबल नहीं है, या वो अपनी किसी प्रकार से ड्यूटीज निभा नहीं पा रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में किसी एक को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए. वो हट जाएगा जैसे ही हमारे पुराने वाले चीफ जस्टिस आ जाएंगे. एडहॉक जजेस, जरूरत पड़ने पे हाई कोर्ट के किसी जज को चीफ एडहॉक जज बना दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का, अगर कम लोग हैं, ज्यादा जरूरत पड़ गई है, इस प्रकार से. दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत पड़े तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जज को, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड जज को वापस जज के काम के लिए बुलाया जा सकता है एक टेम्परेरी पीरियड के लिए. उनके पास सारी की सारी पावर्स होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उस समय उनको जज नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का. ट्रिमेंडसली वियर्ड. मतलब कि उस समय ऑफिशियली आप ये बोलोगे कि 34 ही हैं, 34 ही हैं, और चाहे 2 और रिटायर्ड जज काम करने आए हों उस दिन ऑफिस में, पर ये माने नहीं जाएंगे. ये एडहॉक वाले हैं, ये उस समय जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज माने जाते हैं. चलिए, नथिंग न्यू अबाउट इट, कोई खास बात नहीं है. सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली बताया, ये बिल्डिंग है, यही है, दिस इज दिल्ली में ही रहेगी सुप्रीम कोर्ट. ऐसा अपना शिफ्ट नहीं कर सकते हैं नोएडा में या चंडीगढ़ में या जोधपुर या जयपुर में, नहीं. Declares Delhi as the seat of the Supreme Court, but it also authorized the Chief Justice of India to appoint other places as the seat of the Supreme Court. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास इस बात की शक्ति है कि अगर वो चाहे तो 1-2 और सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस बना सकते हैं भारत में. प्रेसिडेंट से बस अप्रूवल लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है. उनकी बात कौन टालेगा, चीफ जस्टिस की, तो वो अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. पर ये ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है. आज तक किसी ने किया नहीं है, ठीक है. नो कोर्ट कैन गिव एनी डायरेक्शन ईदर टू द प्रेसिडेंट और द चीफ जस्टिस. चीफ जस्टिस को कौन सी कोर्ट ऑर्डर दे देगी, कैसे कैसे सेंटेंस लिखे होते कभी कभी, एंड अदर द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो ऐसा हुआ नहीं है, किसी को जरूरत नहीं पड़ी. किसी ने ऐसा कई बार डिबेट उठता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, बाकी लोगों को भी अगर न्याय चाहिए तो इतनी दूर कैसे जाएं, तो 1-2 और बना देने चाहिए. एक वेस्ट में बना दीजिए, एक ईस्ट में बना दीजिए, एक साउथ में बना दीजिए. परंतु सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस समय अभी तक इसकी कोई खास जरूरत महसूस नहीं हुई है. जरूरत पड़ेगी तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करेंगे और एक नया ऑफिस बना दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जो कि इस समय एट प्रेजेंट मोमेंट इज ओनली इन दिल्ली. इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, अगेन दिस इज एन एब्सोल्युटली आपके किसी काम का नहीं है. इसका सिर्फ कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करती है, इसके प्रोसीजर्स के जो रूल है वो बना सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. दैट इज इट, कोई नई बात नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस और द रेफरेंसेस मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 143 आर डिसाइडेड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 5 जजेस. इस बात को ध्यान रखिए. यूजुअली सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जजेस होते हैं, तो इन जनरल 2 जज केस को सुनते हैं. ठीक है, 2 जज सुनते हैं इन जनरल केसेस को, डिवीजन बेंच उसको कहा जाता है. परंतु कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल से संबंधित केस हो या फिर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया हो, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट के पास इस बात की शक्ति है कि कोई भी लॉ का महत्वपूर्ण इशू हो तो उसके लिए वो रेफर कर सकते हैं. मतलब केस नहीं चल रहा है परंतु प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ती है तो रेफर कर देंगे कि व्हाट इज दिस, टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट इट. तो वो जो रेफरेंस होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, इसमें मिनिमम 5 जज होने चाहिए. इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने भी जो ये थर्ड जज केस था, जैसे थर्ड जजिस केस था, तो थर्ड जजिस केस में टेक्निकली वो केस नहीं है, वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, तो प्रेसिडेंट ने रेफरेंस दिया होगा, तो एटलीस्ट मिनिमम 5 जज बैठे होंगे उसके अंदर. ऐसा नहीं है कि उसको 5 से कम में बैठा जा सकता था. कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस आप कभी भी सुनिएगा तो हमेशा आपको पता चलेगा कि 5 से अधिक ही हुए हैं. ठीक है,
ऑल अदर केसेस आर डिसाइडेड बाय द सिंगल जजेस और द डिवीजन बेंच। तो या तो एक सिंगल इंडिविजुअल जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो अपना कोर्ट लगा के बैठे हैं, केस डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। डिवीजन बेंच यानी कि दो जज, डिवीजन का मतलब होता है दो जज, ठीक है, और कुछ बड़ी बात नहीं है, तो दो जज वाले होते हैं। बाकी जो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में केसेस होंगे तो वो सिंगल या डिवीजन बेंच के केसेस आपको जजमेंट देते हैं। द जजमेंट्स आर डिलीवर्ड इन द ओपन कोर्ट, ऑल जजमेंट्स आर बाय मेजॉरिटी वोट, बट इफ डिफरिंग जजेस कैन हैव डिसेंटिंग जजमेंट्स और द ओपिनियन। यानी कि वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि फाइनल जजमेंट मेजॉरिटी के बेसिस पर होती है, ठीक है, कि प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट और नॉट। अगर 7 जज हैं तो 4/3 पे प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना जाएगा। अच्छा, मना कर दी, 4 लोगों ने मना कर दिया कि प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो दैट विल बी इट, मेजॉरिटी पे होनी चाहिए। बाकी जो डिसेंटिंग जज है वो उस जजमेंट के अंदर अपना ओपिनियन लिखते हैं कि नहीं मेरे को तो नहीं पसंद है, क्यों होनी चाहिए प्राइवेसी, सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे दो और पूरी 24 घंटे ट्रैक होना चाहिए, घर के अंदर भी सीसीटीवी लगवा देनी चाहिए। अगर उनका विचार है ऐसा तो ऐसी चीजें यहां पर लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर। नेवरदलेस खास चीज नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट का एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, दिस वाज एन एब्सोल्युटली यूजलेस इंफॉर्मेशन, ये तो वैसे ही याद हो जानी है, इज रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। है क्या ये, इसकी पावर क्या है, शक्तियां क्या है, एंड ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा शक्तियां, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। वो हम लेक्चर नंबर 33 में पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिटेल डिस्कशन होगा कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस क्लासेस के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं आपको इन सोशल मीडिया के पेजेस पर मिल जाऊंगा, और आपके जो अप्रिसिएशन कमेंट्स है वो मुझे इन यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स के नीचे मिल जाएंगे। सी यू इन लेक्चर नंबर 33।